दोस्तों नमस्ते, जय हिंद, जोहार। तो बात करेंगे कक्षा 12वीं के हिंदी इलेक्टिव के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे, जो कि आपके पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में, यानी कि जो लगातार सालों का जो बोर्ड एग्जाम रहा है उसमें पूछा गया है। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके हर साल के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है, यानी कि वायरल इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। तो इससे पहले हम लोगों ने लगभग 3 या 4 हम लोगों ने इलेक्टिव पेपर का वीडियो बनाया है। उम्मीद करता हूं कि आपने वो सारे वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो एक बार देख लीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने करवाया है वो आपके लिए मिले और आपके लिए क्या हो सके कि वो परीक्षा में आए और आप वहां से नंबर लेके आ सको। तो अभिव्यक्ति और माध्यम से प्रश्न पूछा गया है और मैंने दिखाया है कि इससे करीबन 8 प्रश्न पूछे जाते हैं और जितने भी प्रश्न अभी तक हम लोगों ने करवाए, अगर आप उसको कर लेते हो तो जाहिर सी बात है कि आपको नंबर आसानी से मिल सकता है। तो पहला प्रश्न है कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र जिसका नाम क्या है, बंगाल गजट, का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? तो ये 1780 में इसका जो है पहला प्रकाशन किया गया था भारत में। जनसंचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि जो भी आप न्यूज़पेपर का बात करते हो या आप जो भी वीडियोस देख रहे हो न्यूज़ वाली, इसका क्या मुख्य कारण है? तो ये भाई 3-4 चीज़ें करती है। एक तो जो भी हमारे मन की जिज्ञासाएं हैं उसको पूरा करने का काम करती है, सूचनाओं का आदान प्रदान करने का काम करती है, और लोग उस घटना के बारे में क्या सोच रहे हैं उस विचारों का जो है अभिव्यक्त करने का काम करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी जो होगा सही होगा। जिज्ञासाओं का समाधान, सूचनाओं को परस्पर बांटना और विचारों की अभिव्यक्ति, ये तीनों आपका सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, सही होगा। संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया गया? तो अगर संचार के माध्यमों का बात करें तो 3 तरह के माध्यम होते हैं। एक तो जिनको प्रिंट किया जाता है, यानी कि जिसको लिखा जाता है, और जो लिखा जाएगा वो केवल और केवल पढ़ा जा सकता है। दूसरा क्या होता है, जो केवल और केवल सुना जा सकता है, जैसे रेडियो हो गया। और तीसरा क्या होगा, जिसको सुना भी जा सकता है और देखा भी जा सकता है, जैसे टेलीविजन हो गया, टीवी हो गया। तो यहाँ पे मुद्रित माध्यम का बात किया जाए तो जैसे आप न्यूज़पेपर देखते हो, आप मैगजीन देखते हो, आप पैम्पलेट्स देखते हो, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके मुद्रित माध्यम है। यानी कि इसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पैम्पलेट इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा सही होगा। अगला है उदित मारदंड किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? तो ये 1826 में हुआ था, जहां तक मुझे याद है कि हिंदी में प्रकाशित होने वाली पहली पत्रिका है। अगला कि एक सफल संपादक में कौन सा गुण अपेक्षित होता है, उसमें कौन सा गुण होना चाहिए? तो इनमें ना अभिप्रेषण का गुण होना चाहिए, डिस्क्राइब करने का इनके पास गुण होना चाहिए। हिंदुस्तान समाचार पत्र का प्रकाशन होता है तो ये रोजाना दैनिक न्यूज़पेपर है जिनका प्रकाशन डेली किया जाता है, डेली छपाई किया जा सकता है। अब पत्रिकाओं का बात किया जाए तो कुछ जो होते हैं दैनिक होते हैं जिनका प्रकाशन रोज होता है, कुछ अच्छे होते हैं जो साप्ताहिक होते हैं जिनका प्रकाशन सप्ताह में होता है, कुछ पाक्षिक होता है। पाक्षिक यानी कि उनका जो प्रकाशन हर 15 दिन में होता है। एक मासिक पत्रिकाएं होते हैं जिनका जो है प्रकाशन महीने में किया जाता है। तो कभी प्रश्न पूछेगा कि पाक्षिक पत्रिकाओं का संपादन कब होता है, तो आप क्या बोलोगे, हर 15 दिन में या 15 दिनों के बीच में होता है। अगला प्रश्न है कि टेलीविजन की रजत जयंती कब मनाई गई थी? तो 1984 को रजत जयंती मनाया गया था। और भी प्रश्न आता है, कई बार मैंने देखा है, सिनेमा जगत से पूछा गया है कि पहली मुख्य फिल्म कौन सा है, पहली बोलती फिल्म कौन सा है, पहली रंगीन फिल्म कौन सा है, कई बार पूछा गया। तो ये भी सारे प्रश्न आप याद कर लीजिएगा। टेलीविजन की अगला प्रश्न है कि भारत में सिनेमा जगत का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो मुंबई को भारत का सिनेमा जगत का दुनिया कहा गया है, ड्रीम सोसाइटी ऑफ इंडिया बोला गया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, सही होगा। पाक्षिक पत्रिका कितने दिनों के अंतराल में प्रकाशित किया जाता है? अभी मैंने बताया था कि 15 दिनों में प्रकाशित किया जाता है। फ्रीलांसर शब्द का अर्थ क्या होता है? फ्रीलांसर शब्द का अर्थ होता है स्वतंत्र, ऐसे लोग जो स्वतंत्र होकर काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 2 जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विकल शब्द का क्या अर्थ है? विकल जो शब्द है इसका क्या अर्थ है? तो विकल का मतलब होता है व्याकुल। क्या होता है, व्याकुल। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 1 जो होगा सही होगा। कार्नेलिया का गीत कविता किस नाटक का अंश है? तो कार्नेलिया का गीत जो कविता है ये किससे लिया गया है? तो जो चंद्रगुप्त का नाटक का जो अंश है ना उससे लिया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा, सही होगा। बसंत आया कविता के कवि कौन है? ये जो बसंत आया कविता है इसको किसने लिखा है? तो रघुवर सहाय ने लिखा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, सही। अगला प्रश्न है कि जब प्रकृति से नाता टूटता जा रहा है तो वसंत के आने का पता किस प्रकार होता है?
ऑप्शन क्या है, पुस्तकों से, डायरी से, घड़ी से कि कैलेंडर से। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 4 जो होगा सही हो जाएगा। कि हम लोग क्या करते हैं, कैलेंडर से जानते हैं कि हाँ बसंत पंचमी आया है ना, अभी देखो बसंत पंचमी हम लोग मना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है हमको उससे ही पता चलता है। तो इन्हीं चीज़ों से हम लोग बात करते हैं कि बसंत पंचमी आ रहा है ना। तो कैलेंडर से हम लोग जानकारी लेते हैं। अगला क्या है कि मुक्त छंद के मुक्त क्या लिख रहा है, मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि के रूप में जाने जाते हैं। ये जो मुक्त छंद का बात किया जाए, इसके कवि के रूप में किसे जाना गया है या कौन जो है उससे मशहूर है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है, इन्हें जो है मुक्त छंद के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गीत गाने दो मुझे कविता में कवि कैसे समय का वर्णन किया है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा कि जब मनुष्य में जीवित विष खत्म हो जाता होगा, जब संघर्ष करते करते लोगों के होश उड़ जाते हैं, जब जीवन निराशा में भर जाता है, और इनमें सभी। तो इसका क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ये जो गीत गाने दो मुझे है ना, ये चीज़ें जो है ना, जब लोगों के मन में जो जिज्ञासा का विष जो होगा वो खत्म हो जाता है, यानी कि जिज्ञासा जो है खत्म हो जाता है, लोगों का होश उड़ जाता है, लोग निराश हो जाते हैं, तब जो है कवि ने उस समय का वर्णन किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, सही होगा। यहाँ पे गद्यांश से पहले गद्यांश को देखते हैं क्या लिखा है कि अरे मैं उन दिनों कितना काम कर लेता था, कभी थकता ही नहीं था। हमसे थोड़े ही पीछे महादेव देसाई मोटा सा लट उठाए चले आ रहे थे। कोहाट और क्या लिख रहा है, कोहाट और रावलपिंडी का नाम सुनते ही आगे बढ़ाएं और उसी दौर से जुड़ी अपनी यादें सुनाने लगे। और एक बार जो सुनाना शुरू किया तो आश्रम के फाटक तक जो है ना सुनाते चले गए। ये आपका गद्यांश है। तो आप एक पाठ से लिया गया गद्यांश है, गद्य का एक अंश है। तो प्रश्न पहला पूछेगा कि कहाँ से लिया गया है। तो ये जो गद्य प्रस्तुत गद्यांश, उसका लेखक कौन है। तो इसका लेखक है जो आपका भीष्म साहनी। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 28 का जो 3 होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अरे मैं उन दिनों कितना काम कर लेता था, ये कथन किसका है। तो ये कथन महात्मा गांधी जी का है। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा, सही होगा। महादेव देसाई कौन थे। तो महादेव देसाई जो थे ना, वो गांधी जी के निजी सचिव थे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, सही होगा। महादेव देसाई कहाँ से जुड़ी अपनी यादें सुनाने लगे थे। तो कोल्हाट और रावलपिंडी के बारे में सुनाने लगे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 3 जो होगा सही हो जाएगा। ए और बी जो होगा सही होगा। अगला क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति का अक्षय स्रोत उनके द्वारा लिखित किस पुस्तक को माना गया है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास इसको माना गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा, सही होगा। रामचंद्र शुक्ल के पिता का तबादला जब हमीरपुर से मिर्जापुर हुआ, तब शुक्ला का उम्र कितना था। तो उस समय वो केवल 8 साल के थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा, सही होगा। क्या अगला प्रश्न है कि सुमिरनी के मन के पाठ के अंतर्गत कितने लघु निबंध है। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 निबंध आते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 2 जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला क्या है कि ढेले चुन लो निबंध के माध्यम से समाज में निहित किन कुरीतियों पर व्यंग किया गया है। तो रखिएगा जो अंधविश्वास पर व्यंग किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, सही होगा। अगला है क्या है कि क्या जलालगढ़ पहुंचकर हर गोबिंद बड़ी बहुरिया के पैर पकड़कर माफी क्यों मांगने लगे थे। तो याद है ना, उसको कुछ संदेश दिया था, वो संदेश वो भूल गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा, सही होगा कि बड़ी बहुरिया का संदेश नहीं सुना सका। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्या है, सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का अंश है। तो जो सूरदास की झोपड़ी है ना, वो रंगभूमि, किससे, रंगभूमि का अंश है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, सही होगा। सूरदास की झोपड़ी में आग किसने लगाई थी। तो जो सूरदास का झोपड़ी है उसमें आग जो है ना, वो भैरों ने लगाने का काम किया था। आटे की भांति राख को कौन बटोर रहा था। तो आटे के भांति राख को जो है ना, वो सूरदास जी बटोरने का काम कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, सही होगा। झोपड़ी के आसपास सन्नाटा छा जाने का क्या कारण था। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा कि झोपड़ी का जलना। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिए। आगे और भी इंपॉर्टेंट कई सारे प्रश्न हम लोग करेंगे और धीरे धीरे करेंगे, ताकि आपका जो बोर्ड एग्जाम है उससे पहले जो होगा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आपका हो जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।